क्लास 9 के अगले वीडियो मोशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि क्या है, जैसे देखिए एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। पानी पर टकराने पर उसका ध्वनि जो है 4.24 सेकंड बाद सुनाई देता है। एक पत्थर है, एक कुआं है आपका, देखिए ये आपका एक कुआं है। इस कुएं की गहराई 80 मीटर है। इस कुएं की गहराई 80 मीटर है। इस कुएं की गहराई कितनी है बेटा? 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर है। और यहाँ से एक पत्थर को यहाँ से एक पत्थर को नीचे की ओर गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है? यहाँ से एक पत्थर को नीचे की ओर गिराया जाता है। ठीक, जब वो नीचे की ओर गिरता है तो उस आवाज़ को ऊपर आने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? आवाज़ को ऊपर आने में कितना समय लग रहा है बेटा? इसका समय लग रहा है 4.24 सेकेंड। कितना लग रहा है? 4.24 सेकेंड। ध्वनि का वेग क्या होगा, मतलब कि जो आवाज़ की स्पीड है वो कितनी होगी, ये हमको क्वेश्चन मार्क है कि जो ध्वनि का वेग कितना होगा। क्या निकालना हमें कि जो ध्वनि हमारी सुनाई दे रही है उसका वेग कितना होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमें कितने सेकंड में ध्वनि की आवाज़ सुनाई देगी, ये हमारा प्रश्न है। चलिए, जब आप किसी वस्तु को फ्रीली गिराते हो तो मतलब इसके जो शुरुआती वेग है वो आपका 0। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात इसमें क्या है? पहली बात आपका दो कंडीशन, और पहला आपका बॉल जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले कंडीशन में जो बॉल है वो क्या आ रहा है बेटा? ऊपर से नीचे आ रहा है। कितना मीटर आ रहा है बेटा? 80 मीटर आ रहा है। कितना मीटर आ रहा है? 80 मीटर आ रहा है, जिसका u कितना बेटा? 0 है। हमारा पहला काम है कि इसको नीचे जब आएगा, जब वो पानी में टकराएगा तब ना आवाज़ आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? जो टाइम इसमें आपको दिया गया उस टाइम में एक चीज़ और इंक्लूड है। वो चीज़ क्या इंक्लूड है? वो चीज़ इंक्लूड है पत्थर के आने का समय। तो पत्थर भी आपका नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पत्थर भी आपका क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो पत्थर को नीचे आने में कितना समय लग रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि पत्थर को नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हमको टी निकालना। अब आपके पास गति के 3 समीकरण कौन कौन सा? v = u + at है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, जब कोई चीज़ नीचे गिर रहा है तो इसमें आपको एक चीज़ पता होता है, g। ये अभी हमने आपको बताया नहीं था, फिर से बता दे रहे हैं कि कोई चीज़ अगर हमें कोई भी चीज़ नीचे अगर गिर रही है तो उसमें एक चीज़ पता होता है, g। उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g क्या है? स्मॉल g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। मतलब ये एक्सीलरेशन तब काम करता है जब किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो और वो नीचे आता है। जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो और वो ऊपर फेंकते हो या नीचे आता है तो उस पर g आपका काम करता है। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो अब देखो v = u + at है, s = ut + ½ at स्क्वायर है, और आपके पास क्या बेटा? v² = u² + 2as है। एक ही जगह हम g भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें देखना है इन तीनों में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इन तीनों में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अपने पास u है, चलो इस इक्वेशन में u है। अपने पास g है, मतलब a है, सबको हम g बना देते हैं। तो a की जगह आपका g है। अपने पास यहाँ ना v है, ना v नहीं है, ना t है, मतलब इस इक्वेशन का यूज़ करना इम्पॉसिबल है। अपने पास u है, t नहीं है, g है अपने पास। मतलब अपने पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो कौन नहीं है बेटा? t। बाकी सब है, मतलब दूसरे समीकरण को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण अगर हम यूज़ करें, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम दूसरे समीकरण का प्रयोग कर हम ये निकालेंगे कि पत्थर को पानी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो s बराबर आपका क्या होगा बेटा? ut + ½
AT स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, प्लस S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। S की वैल्यू कितनी, कितना नीचे आ रहा है बेटा, 80 मीटर, ये आपका 80 हो गया। U का वैल्यू कितना है आपका, U का वैल्यू कितना है आपका, तो U का मान आपके पास है बेटा 0, तो 0 गुणे T हो गया, और यहाँ हो गया प्लस 1/2। G की वैल्यू कितनी है, A की जगह कितना है बेटा 10 है, और T स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 80 बराबर कितना हो गया, 2 से कट गया, हो गया 5, तो 5T स्क्वायर, जिससे 5 इधर आ जाएगा, तो 80/5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, T स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, बराबर आपका हो जाएगा T स्क्वायर। अब इससे T की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4, √16 करोगे तो कितना आएगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड तो पानी में पत्थर को पहुंचने में लगा, 4 सेकंड तो पत्थर को पानी में पहुंचने में लगा। जब उसकी आवाज़ ऊपर आएगी, तो आवाज़ आने में टोटल कितना समय लग रहा है, 4.24 सेकंड। तो इसका मतलब जो आवाज़ के लिए जो समय है, ध्वनि का जो मेन समय है, ध्वनि कब उत्पन्न हुई, 4.24 सेकंड में हमको सुनाई जरूर दी, लेकिन 4 सेकंड उसने खर्च किया, 4 सेकंड आपका खर्च हुआ पत्थर को जाने में। मतलब ध्वनि की जो सुनाई, ध्वनि की जो आई है, वो ध्वनि आई है 2.4 सेकंड के बाद। मतलब आवाज़ उत्पन्न होना और आवाज़ सुनाई देने के बीच में जो गैप है वो कितना है, 2.4 सेकंड का अपने पास गैप है। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि ध्वनि की चाल कितनी होगी। अब देखिए ध्वनि में ना तो आपका जी तो लगेगा नहीं, तो इसमें हम नॉर्मल विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, नॉर्मल विधि का। तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका ध्वनि को 4 इतने कितने ऊपर आना पड़ा, 80 मीटर आना पड़ा, और समय कितना है बेटा 0.24। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 8000/24। अब इसी का आप कर लेंगे कैलकुलेशन, और आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 330.33 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया, फिर से समझिए क्या बोल रहा था इसमें कि ध्वनि जो है ऊपर से पत्थर को नीचे की तरफ फेंका गया। पत्थर को फेंकने पर 4.2 सेकंड बाद ध्वनि का तरंग उनको सुनाई दिया। जब ध्वनि का तरंग उसको सुनाई दिया, ध्यान समझिएगा, जब ध्वनि का तरंग उसको सुनाई दिया तो इतना समय था। तो जब पत्थर फेंका तो पहले तो पत्थर उस पर जाएगा, पहले तो पत्थर इसमें जाकर टकराएगा, जब टकराएगा तब ना आवाज़ आएगा। टकराने में उसको लग गया 4 सेकंड। अब टकराने के बाद 4 सेकंड मतलब आवाज़ जो है मेनली कितना देर चला है, 2.4 सेकंड चला है। तो 2.4 सेकंड चला है, दूरी कितना ट्रेवल किया 80, और ये आपका हो गया। ध्वनि में जी का मान नहीं लगता, इसे आप कर लीजिए नोट। चलिए इसी तरह के कुछ और प्रश्न, ये एकदम हार्ड था लेकिन हमने सोचा कि पहले आपको सिंपल पढ़ा दिया जाए, उसके बाद हार्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है जो विराम से, किससे बेटा, विराम से चलना प्रारंभ करती है। किससे चलना प्रारंभ करती है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो विराम से चलना प्रारंभ करती है। विराम से चलना प्रारंभ करती है, समय मान लीजिए वो कितने समय के लिए चलती है, कितने समय के लिए चलती है, विराम से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए वो जो है 3 सेकंड के लिए, या मान लीजिए 20 सेकंड के लिए चलती है। कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए चलती है। अगर उस पर लगने वाला त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, अगर उस पर लगने वाला त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 20 सेकंड तक के लिए चलती है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो उसका अंतिम वेग और दूरी निकालना है। देखिए आपके लेवल में दूरी और विस्थापन लगभग बराबर है। ये 2 प्रश्न हमारे हैं। मान लिया कोई वस्तु है विराम अवस्था से चल रही है, जैसे आपसे बोलेगा कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, जिसका त्वरण विराम अवस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से
चलना प्रारंभ करती है 20 सेकंड के लिए, तो बताइए इस वस्तु की द्वारा चली गई अंतिम दूरी और वेग कितना होगा। तो अब आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आपके पास गति के 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर u प्लस ए टी है, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। इन तीनों की मदद से कोई एक समीकरण लगेगा। पहले में आपको अगर विराम दिया तो पहले आपको दिया क्या, जब ये आपका प्रश्न का पार्ट है तो सबसे पहले आप गिवन पार्ट देखिए। तो गिवन पार्ट में आपके पास u है, u का वैल्यू आपका 0 है, समय है आपका t आपको दिया गया 20 सेकेंड, और त्वरण जो है a होता है उसको दिया गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको दिया गया। ये इतना पार्ट आपको दे दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि आप क्या क्या निकालिए, अंतिम वेग मतलब आप v निकालना है आपको, और दूरी मतलब आपसे s का डिमांड कर रहा है, इतना प्रश्न आपको फाइंड आउट करना है, v निकालना है। पहले अगर हम v की टारगेट करते हैं तो गति का पहला समीकरण में आपके पास u है, a है और t है, मतलब प्रथम समीकरण एडजस्टेबल है। ध्यान दीजिए कि क्या आपको दिया है तीनों समीकरण में। देखिए अगर तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का अगर एक चीज़ नहीं दिया, यदि एक चीज़ नहीं दिया तो आप उस समीकरण का यूज़ कर सकते हैं, अगर 2 चीज़ दिया तो आप उस समीकरण का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखिए आपके पास ना तो s है और ना ही इसमें आपका s नहीं है, तो आप दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन इस समीकरण को देखिए, ना तो आपके पास b है और ना आपके पास s है, तो मतलब इस समीकरण का तो आप किसी भी कंडीशन में कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप ध्यान दो, बात समझ में आया बेटा। तो अब देखिए हम गति का प्रथम समीकरण यूज़ करेंगे। गति का प्रथम, अब गति का प्रथम समीकरण की अगर हम बात करें तो प्रथम समीकरण हमारा क्या, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान निकालना, u का मान 0 है, a का मान कितना है बेटा 4 है, समय कितना है बेटा 20, तो v का मान कितना हो गया बेटा 80 मीटर प्रति सेकंड। अब यूनिट ज़रूरी है, अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए v निकल गया, अब s निकालिए। आपका क्या निकल गया बेटा, v निकल गया, अब क्या निकालिए बेटा s निकालिए। s कैसे निकलेगा, गति का दूसरा समीकरण यूज़ करो, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 0 है, तो 0 गुणे t हो गया, प्लस 1/2 है, 1/2, a का वैल्यू कितना है बेटा 4 है और t का मान कितना है बेटा 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो गया। सॉल्यूशन करोगे ये 4 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 2 गुणे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 गुणे 2 800, मतलब वो कितना चलेगा बेटा 1600 मीटर जो है उसकी दूरी होगी। अगर कोई वस्तु इस तरह से चल रही है तो उसकी दूरी इतनी होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन को अब अगला प्रश्न देखते हैं, हम इसको हट जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, मान लीजिए एक और हम प्रश्न आपके सामने सम्मुख रखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है, मान लीजिए कि कोई आपके पास कार है। ठीक, इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए 80 मीटर प्रति सेकंड है, 80 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, कितना है 80 मीटर प्रति सेकंड है, 80 मीटर प्रति सेकंड है। तो एक लड़की इसके सामने, जब ये चला रहा था तो इसके सामने एक लड़की आ जाती है। इस कार से इस लड़की की दूरी, इस कार से इस लड़की की दूरी कितना है बेटा, इस कार से इस लड़की की दूरी जो है मान लो 100 मीटर है। इस कार से इस लड़के की दूरी 100 मीटर है। अब कार वाले ने उसको देखा, अब वो उस पर ब्रेक लगाता है। कार पर क्या लगाता है बेटा, ब्रेक लगाता है। कार पर वो ब्रेक लगाता है जिससे गाड़ी धीरे धीरे डीएक्सेलरेट होकर, मतलब मंदन होकर वो रुकना शुरू कर देती है। तो आपको बताना है कि कार चालक कितने त्वरण से इस पर ब्रेक लगाएगा जिससे वो इस लड़की को चोट न लगे।
कितने त्वरण से यह ब्रेक मारेगा कि इस तार को त्वरित ना लगे। अब देखो ध्यान से, जब अगर ये कंडीशन हमने दिया है तो अगर हमने यू आपको इसको माना है तो इसको मतलब आखिरी में जाकर रुकना है, तो इसका अंतिम वेग हमारे लिए क्या होना चाहिए बेटा, 0। अगर ये लास्ट में रुकने वाला है तो इसका अंतिम वेग कितना होना चाहिए बेटा, 0। तो बेटा यू आपके पास है कितना, 80 मीटर प्रति सेकंड है। आपके पास दूरी है, इसके बीच की दूरी एस कितनी है, 100 मीटर है। भी कितना है बेटा आपके पास, 0 है। v कितना है आपके पास, 0 है। और आपसे पूछा है कि a का मान कितना होगा, आपसे पूछा है a का मान कितना होगा। अब गति के 3 समीकरण हैं अपने पास, v बराबर u प्लस at है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है ना। अब इसमें से कौन सा समीकरण हम यूज़ कर सकते हैं। देखो अपने को v पता है, u पता है, a नहीं पता है और t भी नहीं पता, मतलब इस समीकरण को हम प्रयोग नहीं कर सकते। किसी समीकरण में अगर 2 लोग अननोन हैं तो हम उससे सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसमें बेटा s पता है, u भी पता है, t नहीं पता है, a भी नहीं पता है, तो मतलब इस समीकरण का भी प्रयोग नहीं हो सकता। अब ध्यान दो, आपको v पता है, u पता है, s पता, a नहीं पता है। तो एक चीज़ अगर नहीं पता है तो आप बड़े आसानी से इस समीकरण का प्रयोग करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलिए ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो गति के कौन सा समीकरण हम लोग यूज करें, गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, गति का थर्ड समीकरण। गति का थर्ड समीकरण क्या है बेटा, तो गति का जो थर्ड समीकरण है हमारे लिए वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। गति का जो थर्ड समीकरण है हमारे लिए वो क्या है बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें a निकालना है, ठीक, हमें a निकालना है। तो अगर हमें a निकालना है बेटा तो v की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। v की तो वैल्यू में 0 हो जानी चाहिए ना। u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू 80 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस a हमें पता नहीं है। s की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 है। s की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 है। अब ये 80 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, जी भी आपका 0 है, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 200a। इसको इधर भेज दीजिए। जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा -6400 बराबर 200a। तो अब ये नीचे आ जाएगा तो -6400 अपॉन में 200 बराबर a, कट गया 2 से कितने बार में गया, 32। मतलब a का जो मान आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, -32। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा, इसका यूनिट कितना होता है, मीटर बटे 32 है। मतलब इस कार चालक को 32 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब एक्सीलरेटर त्वरण से ब्रेक लगाना हो, तब जाकर वह उस व्यक्ति को नहीं टच करेगा। चलिए, हो गया समझ में, आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न यूज़ करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं। मान लीजिए एक कार जो है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। अब 100 मीटर पहुंचने में 100 मीटर और इस पर लगने वाला, इस पे 100 मीटर, इस पे इसका जो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है और उसका जो समय है इस बार वो कितने समय के लिए चलती है, मान लीजिए वो 5 सेकंड के लिए चलती है। कितने सेकंड, 5 नहीं 6 सेकंड ले लें, 6 सेकंड के लिए चलती है। ठीक, 6 सेकंड के लिए चलती है। कितने की त्वरण से, मान लीजिए इसका त्वरण है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है।
तो बताइए इसके द्वारा चली गई दूरी का मान कितना होगा। तो बताइए इसके द्वारा चली गई दूरी का मान कितना होगा, मतलब s का मान आपसे पूछ रहा है। तो u बराबर क्या होता है बेटा, s बराबर आपने पढ़ा था गति का तीसरा समीकरण, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू आपके पास कितना बेटा 30, t का वैल्यू कितना है बेटा 6, प्लस 1/2 a का वैल्यू कितना है बेटा, t का वैल्यू आपके पास 6, हाँ, और a का वैल्यू कितना बेटा 3 और t का वैल्यू कितना बेटा 6 का स्क्वायर। 30 गुणे 6 किया आपने, कितना आया बेटा 3 छक्का 18 180, 1/2 गुणे 3 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 36, 2 से 1 कटा कितना है बेटा 18। तो ये आपका हो गया 180 प्लस 18 3 54। अब इन सबको आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 50 23 234 मीटर। समझ में आया। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।